दोनों ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद एक नतीजे पर पहुंचा हूँ कि इन दोनों हुकूमत है या ओपोजिशन, ये दोनों एहतसाब के अमल को ठीक बनाने के लिए, शफाफ बनाने के लिए संजीदा नहीं हैं। जो पहलू इस ड्राफ्ट के हुकूमती ड्राफ्ट के खुशाइंद हैं उनमें पहले नंबर पर तो ये चीज़ है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है, प्राइवेट पर्सनस हैं, उनको नैब के दायरा कार से निकाला गया है अगर उनकी एसोसिएशन किसी ऑफिस पब्लिक होल्डर के साथ ऑफेंस में अगर कनेक्ट नहीं हो रहे तो। यानी प्राइवेट ट्रांजैक्शंस, प्राइवेट एंटिटीज़ और प्राइवेट कंपनियां जितनी भी हैं वो अब नैब के दायरा कार में नहीं आएंगी अगर उनका किसी सरकारी मुलाजिम या सरकारी ओहदेदार के साथ कोई ट्रांजैक्शन में लेन देन नहीं है तो। एक तो ये है। दूसरी हुकूमती जो ड्राफ्ट में मुस्बत पहलू है वो ये है कि अगर आपने किसी सरकारी अफसर ने अगर कोई काम करते वक्त कोई ओपिनियन दी है और वो गुड फेथ ओपिनियन दी है, नेक नियति से दी है, तो उस ओपिनियन की बुनियाद पर, उसकी राय की बुनियाद पर महज उस पर नैब का मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का मुकदमा नहीं बनाया जाएगा। तीसरी बात जो उस कानून में अच्छी है वो ये है कि प्रोसीजरल लैप्सेस जो हैं, यानी ज़ाब्ता कार की खिलाफ वर्जियाँ जिनकी बुनियाद पर नैब पहले रेफरेंस बनाया करता था, जैसे शायद खाकान अब्बासी केस है, उसमें LNG केस में सिर्फ प्रोसीजरल ज़ाब्ता कार की गलतियाँ सामने आती हैं अगर मैक्सिमम मान भी ली जाएँ तो। इसी तरह एहसन इकबाल साहब का केस है। तो ये प्रोसीजरल जो गलतियाँ हैं इनकी बुनियाद पर कहा गया है कि ये केस नैब का नहीं बन सकेगा। जिन चीज़ों को फिर एक चीज़ उसकी बेहतर ये की गई है, लेकिन वो बहुत उसमें भी अभी भी सुकम मौजूद है, वो ये है कि जब नैब असासों का तखमीना लगाता है किसी सरकारी मुलाजिम के कि आपके जो असासा जात हैं वो आपकी आमदन से ज़ायद हैं, तो वो उसके लिए जो रेट नैब लगाता है वो मार्केट रेट लगाता है। और मार्केट रेट भी नैब अपनी मर्ज़ी से प्रॉपर्टी डीलरों से पूछ के अपनी मन तानी मर्ज़ी करता है, जो भी जितना ले ले रेट लगा ले। और सरकारी मुलाजिम को या ओहदेदार को कहता है कि आप इसको जस्टिफाई करके दिखाएंगे आपके, वो कहता है कि मेरा तो रेट इतना था ही नहीं, मैंने ली एक प्रॉपर्टी 5 लाख की है, आप उसको 15 लाख बता रहे हैं। इस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश की गई है और उसके लिए कहा गया है कि अब रेट जो होगा, नर्ख जो लगाए जाएंगे प्रॉपर्टीज़ के जो आमदन से ज़्यादा असाजात के ज़ेर तफ्तीश होंगी, वो FBR का रेट लगाया जाएगा या फिर DC रेट लगाए जाएंगे। बहरहाल लेकिन वो ये तखसीस नहीं की गई कि वो कौन से रेट होंगे, जिस दौर पर ख़रीदी गई थी उस वक्त के रेट लगाए जाएंगे या आज जब तफ्तीश हो रही है उस वक्त का रेट लगाया जाएगा। तो ये एक इब्हाम है, बहरहाल इसको दूर किया जाना ज़रूरी है। ये तो सरकारी बिल की कहानी है। लेकिन सरकारी जो बिल है हुकूमत का, उसमें एक चीज़ जो वाज़ेह तौर पर नज़र आती है, उसमें बिजनेसमैन कम्युनिटी को या ब्यूरोक्रेट्स को फ़ायदा तो मिल सकता है, लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो सियासतदान हैं, जिन पर असल में एतराज़ था कि नैब उनके खिलाफ जो है वो शिकंजा कस रहा है और जिनको वो तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है और जिनको कैदोबंद बर्दाश्त करना पड़ रही है, ऐसे केसों में जहां उनका कुछ लेन देन नहीं है, शिकायत थी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हैं, लाहौर हाई कोर्ट की हैं, उन चीज़ों को, उन पहलुओं को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया हुकूमत ने। और ऐसा लगता है जैसे हुकूमत एहतसाब के निज़ाम को उसी अंदाज में इस्तेमाल करना चाहती है जैसे पहले करती चली आ रही है कि अपोजिशन को दबाया जा सके। यानी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि आप नैब के क़वानीन में ज़मानत की प्रोविजंस डालें, आप नैब के क़वानीन में रिमांड की प्रोविजंस को बेहतर किया जाए, चेयरमैन नैब की गिरफ्तारी के जो इख्तियारात हैं उसको ठीक किया जाए। लेकिन हुकूमती बिल में ये जो ऑप्रेसिव प्रोविजंस हैं, जो इंसानी हकूक़ और डिग्निटी ऑफ के ख़िलाफ़ हैं, एक हुर्मत इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं, इंसानों की आज़ादी को सलब करने का जो प्रोसेस है जो नैब इख्तियार करता है, उन प्रोविजंस को हुकूमत ने बिल्कुल नहीं छेड़ा। इससे यूँ महसूस होता है कि हुकूमत जो इंसानी हकूक़ से रिलेटेड इशूज़ हैं नैब के मुकदमात की तफ्तीश के दौरान, उनसे उन पर बिल्कुल ठीक करने के लिए तैयार नहीं है और हुकूमत के बिल में ये चीज़ें शामिल नहीं हैं और बस हुकूमत जिन तबकों को चाहती थी उन्हीं की हद तक इसको महदूद रखा गया। अपोजिशन का बिल जो है वो ऐसा लगता है पढ़ के कि जैसे ये एक बिल वास्ता और एक बराह रास्त नहीं बल्कि बिल वास्ता तौर पर NRO का रास्ता मांगा गया है। अपोजिशन का जो ड्राफ्ट है उसमें सिर्फ उन पहलुओं को छेड़ा गया है जो बुनियादी तौर पर इस अंदाज में किए गए हैं कि जो अपोजिशन के खिलाफ जितने भी केसेस हैं उनको ख़त्म करने में या अपोजिशन के रहनुमाओं में जिन केसों में सजाएं हो चुकी हैं उनको ख़त्म करने में मदद मिल सके। एक तो नैब ने जो प्रोजेक्ट की लिमिट तय कर लिए, नैब जिन केसों को हाथ लगाएगा वो 1 बिलियन से ज़ायद के केसेस होंगे। ठीक है, हमने मान लिया 1 बिलियन से ज़ायद की केसेस करें, लेकिन दूसरी तरफ ये कह दिया कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो मंसूबे हैं, अगर उनकी अप्रूवल कैबिनेट ने दी है, अगर उनकी अप्रूवल ECC ने दी है,
अगर उनकी अप्रूवल सीसीआई ने दी है, अगर उनकी अप्रूवल एक्नेक ने दी है या किसी भी पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी ने दी है, तो उस पर मुकदमा नैब का नहीं बन सकेगा। तो भाई पाकिस्तान में जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन सब की अप्रूवल और उनकी पॉलिसी साजी का काम कोई ना कोई तो पॉलिसी साजी का इदारा करेगा, कहीं ना कहीं तो वो पॉलिसी मंजूर होगी। अब 1 बिलियन से ऊपर के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो ज्यादातर पॉलिसी के जो इदारे हैं वो वही अप्रूव करते हैं, और ईसीसीसी अक्सर औकात करती है, कैबिनेट करती है। जब आप कैबिनेट और ईसीसी के केसों को हाथ ही नहीं लगा सके तो नैब फिर कौन सा केस को करेगा? आपने देखा शुगर स्कैंडल आया, गंदम स्कैंडल आया, पेट्रोलियम के स्कैंडल आए। अब ये तो बड़े बड़े स्कैंडल हैं और इनमें तो इसी ने अप्रूवल दी है। अगर नैब इनकी तफ्तीश नहीं करेगा, तहकीकात नहीं कर सकेगा, तो फिर कौन करेगा? तो एक और काम किया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग के जितने भी ऑफेंसेस हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आते हैं, जहां जहां जिस केस में वो शामिल थे वो सारे के सारे नैब के दायरे इख्तियार से निकाल दिए गए हैं। अच्छा, उसके निकालने का नतीजा ये है कि अब आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ जितने केसेस हैं, शहबाज शरीफ के खिलाफ जितने केसेस हैं, हमजा शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जितने केसेस हैं, वो बड़े केसेस हैं। मैं ये नहीं कहता दुरुस्त है या गलत हैं, वो अदालतों ने उसका फैसला करना था, लेकिन अब बहरहाल वो सारे मनी लॉन्ड्रिंग के जितने भी केसेस हैं वो नैब के दायरे इख्तियार से निकाल लिए गए हैं और वो उनको कहा गया उनकी रेगुलेटरी बॉडीज देखेंगी। यानी उनका कहना यह है कि ये शायद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देखेगा या इस तरह इसको देखा जाएगा और वो बड़े पैमाने पर नहीं हो सकेगा। इसी तरह फिर एक नई प्रोविजन ये भी है कि नैब पहले अगर बैरून मुल्क से अगर कोई एविडेंस आती है, जिसे हमारी जुबान में कहा जाता है MLA, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, अगर वो हमें कोई सबूत भेजते हैं तो वो अदालत में एडमिसिबल हुआ करते थे। अब उन्होंने कहा उसकी भी एविडेंशियरी वैल्यू कोई नहीं हुआ करेगी। अगर उसकी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होगी तो फिर वो कैसे साबित होंगे वो सबूत? वो पूरी दुनिया में एक तरीक़ाकार है कि MLA को माना जाता है, लेकिन अब नैब केसेस में ये भी तस्लीम नहीं की जाएगी। इन्होंने कहा गया है कि नैब कवानीन का इतलाक 1999 से होगा, उससे पीछे नहीं होगा। इसका मतलब है वो प्रॉपर्टीज, वो सारे केसेस वैसे भी 99 से पहले के थे, वो सारे भी खत्म हो गए, और भी बहुत से केसेस हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे 99 से पहले का अगर इतलाक किया जाए। और साथ ही फिर ये भी कह दिया कि 5 साल से पहले की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको नैब तफ्तीश नहीं कर सकेगा। तो ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं ये सारी की सारी 5 साल से पहले की हैं, जो इस वक्त नैब के ऑपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ हो रही हैं। तो वो अब वो उनमें से कोई भी जो है तफ्तीश, नैब की सारी तफ्तीश वो उनमें नहीं कर सकेगा, वो केसेस चल नहीं सकेंगे, वो केसेस ही खत्म हो जाएंगे। तो इससे बढ़कर मैं इसलिए कहता हूँ कि ये भी एक NRO की किस्म है। फिर एक और काम किया गया, सेक्शन 14 जो नैब था, जो बारे सबूत मुलजिम पर भी डालता था। पूरी दुनिया में मुसलमान असूल है कि करप्शन के केसों में जब आपके असासे आमदन से जायद हुआ करें तो एक बारे सबूत आप पर भी होता है। ऑब्वियसली इनिशियल ओनस प्रोसिक्यूशन पर होता है कि वो इब्तदाई तौर पर चीज़ें कुछ बताए, इब्तदाई ओनस उस पर है, लेकिन आप पर भी ओनस है कि आपके ऊपर, आप पर भी बारे सबूत है। आपने भी अदालत को कन्विंस करना है कि ये आपने जायज़ असासे बनाए हैं, आमदन जायज़ ज़राए से बनाए हैं। लेकिन अब ये बार ख़त्म कर दिया गया है। अगर सेक्शन 14 ख़त्म हो जाए तो फिर तो ये जितने सारे केसेस हैं जिनमें आमदन से ज़्यादा असासों में दुनिया भर में ही इसका ट्रायल नहीं हो सकता। एक और काम इन्होंने किया है, इन्होंने कहा कि नैब के केसों में जो चीज़ एडमिसिबल हुआ करेगी एंड वो होगी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस। यानी इसका मतलब ये है, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ उसको मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो जुबानी शहादत है, जो बाकी जो लोग आपके पास गवाहियां आती, देखें पाकिस्तान में कत्ल के केसों में भी गवाहियां जुबानी शहादत हुआ करती है, रेप के केसों में जुबानी शहादत हुआ करती है, लेकिन नैब एक मुसलमान जुबानी शहादत एक मुसलमान असूल है। अगर वो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करके आप झूठा करा सकते हैं तो आप करवा दें। लेकिन अब नैब केसों में जो सेक्शन 9, 5 और 6 के केसेस हैं उनमें जो है वो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस देंगे तो तब सजा होगी। डॉक्यूमेंटेड एविडेंस अगर नहीं है तो फिर यानी इसका मतलब ये है कि जब तक मुजरिम जब तक डॉक्यूमेंट्स में उसका सबूत खुद छोड़ कर नहीं जाएगा उस वक्त तक नैब के मुकदमात में उसकी तफ्तीश नहीं हो सकती। इसलिए ये जो ऑपोजिशन का जो ड्राफ्ट है ये तो एक दूसरी इंतहा है कि नैब मौजूद भी रहे और नैब मौजूद ना भी रहे।